अब फरमाइएगा, आप इन तमाम सिक्योरिटी ऑपरेशंस को देख क्या राय रखते हैं, और फिर इसके साथ साथ अचानक से इस दहशतगर्दी की लहर का एकदम से उठना। हम यही बात हमेशा कहते हैं, लेकिन ये हमेशा अचानक से नहीं होती। जिस तरह आज DGI-SPR ने कहा कि इसके अंदर जितने भी बलूचिस्तान के अंदर बैठे हुए सरदार हैं वो मुलविस हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए या बलूचिस्तान की बात की जाए तो इसके पीछे फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज जो हैं वो बड़ी तेजी से मुतहर्रिक हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग आ कैसे जाते हैं और इनको रोका कैसे जाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI-SPR की बहुत वाइटल थी। कुछ एरियाज को उन्होंने जो हाईलाइट किया है वो बहुत अच्छी बात है कि अगर उस तरफ फोकस जा सके, क्योंकि ये जो सारा मसला हल करना है ये सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशंस की बुनियाद पे नहीं हो सकता। इसमें दो पहलू हैं। काइनेटिक में भी मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा कि काइनेटिक ऑपरेशन में रेगुलर ट्रूप्स को लॉन्ग टर्म में आप IS ड्यूटीज़ में, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ में इंगेज नहीं कर सकते। वो हमारी यानी ओवरऑल सिचुएशन में कोई एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो लेवीज हैं और जो पुलिस है उनकी कैपेसिटी इंटेलिजेंस के लिहाज से भी, और जो आजकल लेटेस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं, ड्रोन्स और बाकी चीज़ें, सर्वेलेंस वगैरह, वो काफ़ी बेहतर करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं ये हाईलाइट ज़रूर करूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है एरिया के लिहाज से, और क्योंकि स्पार्सली पॉपुलेटेड है और फैली हुई पॉपुलेशन है, जो कि पॉपुलेशन बहुत कम है, वो अराउंड 6% है, जो कि तकरीबन 1.45 करोड़ के करीब बनती है। तो अब इतने एरिया को हैंडल करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज है, मगर एट द सेम टाइम ये डिजायरेबल नहीं है कि आप अपने रेगुलर ट्रूप्स लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर फंसा के रखें। अब दूसरे एंगल की तरफ आते हैं। काइनेटिक के बाद जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं बलूचिस्तान के, वो बड़े राइटली बहुत सारे लोगों ने हाईलाइट किए, वो पूरे पाकिस्तान की एवरेज से खराब है। कुछ चीजें मैं हाईलाइट करता हूं, जैसे एजुकेशन। अगर मैं सरकारी फिगर पे भी जाऊं तो पाकिस्तान का इस वक्त 60 के आसपास है लिटरेसी रेट, बट अगर आप बलूचिस्तान का फिगर निकालें और उसमें भी रूरल अर्बन डिवाइड करें तो आपको बहुत परेशानी होगी। वो इलिटरेसी जो है वो काफ़ी हाई फिगर्स में चली जाती है। इसी तरह अगर आप उसका पुअर मतलब के पॉवर्टी रेट निकालें तो पाकिस्तान का सरकारी फिगर पे भी जाऊं तो वो तकरीबन 30 के करीब है, बट जब बलूचिस्तान को उसमें हम लेकर आए तो 40 to 45% पे चला जाता है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर के जो जवान है उनको एम्प्लॉय रखने का, तो अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एवरेज जो है एयर कमोडोर साहब, यकीनी तौर पे गवर्नेंस के मसाइल हैं और मैंने ब्रिगेड साहब से भी गुजारिश की कि हम इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से जानना चाह रहा हूं कि इसमें जो अंदरूनी सहूलतकार हैं वो भी बहुत शद्दोमद से शामिल हैं, और जिस तरीके से वो मुआवनत कर रहे हैं और मुआवनत को जारी रखे हुए हैं, उनके लिए भी एक्शन लेना जरूरी बन गया है। जी बिल्कुल ठीक है, मगर मैं आपको ना देखें, अगर बलूचिस्तान को IS इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से तकसीम करें ना तो 3 एक्सिस बनती हैं जिन पे ज्यादातर तखरीबकारियां होती हैं। एक तो है जो सदर्न कोस्टल हाईवे है, और ये कोई छोटी सड़क नहीं है, काफी बड़ा रूट है। इस रूट को भी सारा सिक्योर करना में टाइम लगता है, और डेफिनेटली कोशिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। फिर अगर हम सेंट्रल में आ जाएं तो वहाँ पर आबादी बहुत कम है, तुरबत, अवारान ये इलाके हैं, वहाँ पर माउंटेन्स हैं, टेरेन बहुत टफ है, और फिर पॉपुलेटेड एरियाज नॉर्थ की तरफ ज़्यादा रिजाइड करते हैं, जो कोयटा हो गया और उसके इर्द गिर्द। अब जो सहूलतकार है ना, प्राइमरली उसमें भी दो तरह का तबका है। एक तो जो बड़ा ठीक हाईलाइट किया, ये सरदारी सिस्टम बजाते खुद बास दफा लोगों को गलत साइड पे डाल देता है, बिकॉज इसको हम खत्म नहीं कर सके। बहुत सारी जवान आबादी इन सरदारों के साथ लिंक्ड अप होती है, और इनमें से फिर मुख्तलिफ रुझानात पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक नहीं है, और लोग स्लिप करके बिकॉज पैसे का सारा मसला है, माशी मसाइल है, तो वो स्किप करके मुख्तलिफ तंजीमों में चले जाते हैं, जो फिर एक्सप्लॉइट करती है यंग जनरेशन को,
और सरदारों का वो कंट्रोल तो नहीं हो सकता कभी भी कि वो अपने नीचे जितने लोग हैं उनकी एक एक की कोई वो रखें कि कोई उनका फिंगरप्रिंट रखा हुआ है या कोई टाइट कंट्रोल रखा हुआ है। तो ये ट्राइबल एरियाज के चैलेंजेस होते हैं, ये हमारा पूरी कौम का एक कसूर है। मैं तो कहूँगा मेरा कसूर भी है कि अफगानिस्तान बलोचिस्तान उस लेवल पे नहीं आ सका जिस पे पंजाब या केपीके या काफी हद तक सिंध सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में है कि काफी आबादी वैसे ही महफूज हो जाती है नेचुरली, उनको इतनी मतलब कि इंडस्ट्री या जॉब या नौकरी मुयसर है कि वो खुद ब खुद ही बच जाते हैं। तो अब सहूलतकार एक तो मासूम सहूलतकार है जिसको बिनाइन कहते हैं, जो कि मुझे बुरियों की वजह से उस तरफ चला जाता है। अच्छा, उसको ठीक करने के लिए तो यू हैव टू हैव मेक एन इन्वेस्टमेंट और उसके लिए पूरी स्कीम्स निकालने पड़ेंगी, सरदारों से बंदे लेके उनको अपनी लेबर फोर्सेस में डालना पड़ेगा और उसके लिए फिर उतनी इंडस्ट्री या जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस पे काम होता रहा। वैसे मुशर्रफ साहब के दौर में भी मैं एक्टिव सर्विस में था तो बलोचिस्तान से बहुत लोग फोर्सेस में लिए गए, ऑल्दो वहाँ इतना ट्रेंड नहीं है, बट स्पेशली लोगों को लिया गया ताकि एक नेशनल कह लें उसमें शामिल हो जाए, नेशनल धारे में। तो इस पे भी एक फोकस करना पड़ेगा। अब आते हैं जो एक्चुअल क्रुक है। एक्चुअल क्रुक के लिए तो हल काइनेटिक ही है और गाय बगाए आईबीओ बेस्ड ऑपरेशंस है। उसमें डेफिनेटली ये बड़ा क्यों है? बड़ा इसलिए है कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हमें अफगानिस्तान के साथ स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, जिसमें डेफिनेटली बहुत सारी और भी पावर्स का हाथ है। इजराइल को भी इंडिया के साथ हमें शामिल करना चाहिए इस सारी गेम में, क्योंकि इजराइल भी चाहता है कि कोई इस्लामी मुल्क जो कि एक रीजनेबल ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ पावर रखता हो उसको स्टेबल ना होने दिया जाए। तो वो फैक्टर भी एक्टिव हो गया है। और अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं वो बॉर्डर इतना बड़ा है कि उसको उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका। तो ये जो कह लें खुद अपनी मर्जी से सहूलतकार बनते हैं वो सबसे खतरनाक है डेफिनेटली। उनके लिए तो यू हैव टू हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस अपरेटस, और वो मैं दोबारा हाईलाइट करूंगा कि रेगुलर फोर्सेस एक अरसे तक रह सकती हैं, अदरवाइज उनकी अपनी ट्रेनिंग साइकिल्स और फिर ईस्टर्न और वेस्टर्न थ्रेट्स जो अदरवाइज कन्वेंशनल वॉर की हैं वो भी बाज दफा सर उठाती हैं, तो वो परमानेंट नहीं हो सकती। उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग जरूरी है, लेवीज की और लोकल जो पुलिस है, इन दोनों की। सही। तो इस पे एयर कमोडर साहब, इस पे मैं मजीद बात भी करता हूं क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। मैं चाह रहा हूं कि जनाब ब्रिगेडियर साहब का मैं पॉइंटर एक ले लूं। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा, इस सारी सूरत हाल में एक बात कही गई और डीजी साहब ने भी कहा कि दहशतगर्दों का एक कबीला है जिसमें स्टेटस को है, इससे सर क्या मुराद है? दहशतगर्दी तो इस वक्त मेरी नजर में तो स्टेटस को मुझे कोई नजर नहीं आया। अब मुझे नहीं पता उनका क्या मतलब था या क्या मकसद था, लेकिन दहशतगर्दी का जो चैलेंज है पाकिस्तान में वो कन्वेंशनल तरीके से आप जो है ना वो नहीं निपट सकते। इसमें जो दहशतगर्दी का चैलेंज है उसमें आपकी पुलिस या जैसे मार्शल साहब या कौन वो दे आर नॉट केपेबल, वो है ही नहीं। लेवीज खत्म हो गई बलूचिस्तान में, अगर आपको पता, लेवीज को जम कर दिया गया पुलिस में, लेवीज वाला कॉन्सेप्ट अब मौजूद नहीं। दूसरी बात यह, जो इस वक्त जो दहशतगर्दों के पास हथियार है और खास तौर पे जैसे अमेरिकन निकल के गए और 10.2 बिलियन के हथियार छोड़ के गए थे, इस वक्त उनके पास वही हथियार है जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, जो पुलिस के पास नहीं है। तो आपको लामहला मुझे पता है कि कितनी प्रेशर है। मैंने 1973 की पूरी इंसर्जेंसी जो है वो बलूचिस्तान के अंदर लड़ी है 3 साल तक। उस वक्त ये था कि हमारे पास बेहतर हथियार थे, दहशतगर्दों के पास जो इंटीरियर हथियार थे। आज इक्वेशन जो है वो बराबर है, इसलिए आपको जरूरत है कन्वेंशनल आर्मी आर्म फोर्स की। इसलिए पाकिस्तान आर्मी की यूनिटें हैं वेस्टर्न फ्रंट पे भी हैं, आपके बलूचिस्तान में भी हैं, और इसीलिए आप जो CTD को भी आपने इक्विप किया है। पुलिस को हम इक्विप नहीं कर सके, पुलिस ना बलूचिस्तान में इतनी इक्विप है ना KPK में इतनी इक्विप है। पुलिस के पास ना तो वो जदीद फैसिलिटीज हैं ना, यानी उनके पास आप देखें पूरी KPK में, आप मुझे बताइए पुलिस के पास कितनी आर्मड कारें जिसके जरिए पेट्रोलिंग आप करते हैं, कितने ड्रोन है उनके पास, कितनी नाइट विजन गॉगल्स है उनके पास। पूरे KPK की पुलिस में या उसमें देखिएगा अपना बलूचिस्तान में पुलिस के पास कितने आपके पास वो है अपना वेपन्स है जिससे आप टारगेट शूटिंग कर एक्यूरेट शूटिंग कर सकते हैं। कितने स्नाइपर्स हैं आपके पास, आपको हार्डली
मेरा ख्याल 1 या 2 भी नहीं मिलेंगे। सो चैलेंज बहुत बड़ा है, कन्वेंशन चैलेंज नहीं है, और चैलेंज पूरे बलोचिस्तान में फैला हुआ है। पूरा बलोचिस्तान इज अ वेरी रगेड ट्रेन, चाहे आप कोयटा में हो, चाहे बवारान में हो, चाहे मस्तूंग में हो, चाहे गुलाब में हो, चाहे आप डेरा बुक्ती में हो, चाहे मस्तूंग में हो, चाहे आप अपना लोरलाई में हो, हर जगह आपको ऐसे पहाड़ों की रेंजेस हैं विच आर वेरी क्रूशियल, और ये जितने आपके दहशतगर्द होते हैं उन रेंजेस के अंदर इनके कैंप है। So you need latest technical weapon, आपको बहुत मॉडर्न एडवांस आर्मी चाहिए। इस वक्त जो मामला है वो पुलिस के हाथ से निकल चुका है, लेविस तो खैर है ही नहीं बलूचिस्तान में या कहीं। तो इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे हार्ड ऑपरेशन, इसीलिए आप अफगानिस्तान में जाके टारगेट हिट कर रहे हैं, क्योंकि जितने इनके जो लीडर्स हैं वो तो अफगानिस्तान में बैठे, जितने कैंप्स हैं वो अफगानिस्तान में। अब पाकिस्तान ने पिछले दिनों जो 4 कैंप हिट किए थे जमातुल अहरार के, वो उसका वो जिस बंदे के वो कैंप्स थे वो बजाते खुद दुबई में है, और उसने रिलीज किया हुआ था इलाका वो मौलवी अहरार को, जिसके टारगेट जिसके कैंप को आपने हिट किया। सो द डायमेंशन इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी सी टुडे। उसमें आपको जरूरत है समझ के, जैसे आपने बताया ना, कोई छोटी बात तो नहीं है। अगर आप 31,000 इंटेलिजेंस सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं होते, इसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इज वन फॉर्म ऑफ द ऑपरेशन। आप स्वीपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, आप क्लियरेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, आप हार्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, आप नॉकिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, आप ब्लॉकिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ब्लॉक करते हैं 4 जगह से एक रेंज को ब्लॉक करते हैं, अंदर से आपकी स्वीपिंग फोर्सेस जाती हैं। So the methodology is very different what it was initially. ये जो वेव आई है, ये वेव इसलिए ज्यादा स्वेयर हो रही है कि जो अमेरिकन हथियार छोड़ के गए थे, जिसमें लेजर गने हैं, जिसमें M4 राइफल्स हैं, जिसमें मशीन गन्स हैं, जिसमें लेजर हेलमेट्स हैं, जिसमें नाइट विजन गॉगल्स है, तो सारी की सारी दहशतगर्दों के हाथ लगी है। और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की एक हुकूमत बैठी हुई है, वो जो अपना टेररिस्ट की एक हुकूमत है, जो वहां पे बैठे हुए हैं वेपन डीलर जो बैठे हैं वहां पे भत्ताखोर, वो उन्होंने ये हथियार इनके हवाले कर दिए। तो अब जब वहां पे आया तो आप अंदाजा लगाइए कि जब जिविनी में हमला हुआ, अभी पिछले दिनों ज़ियारत के अंदर हमला हुआ, कल हंगू के ऊपर चेक पोस्ट पे हमला हुआ है, ज़ियारत पे हमला हुआ, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला किया। हालांकि मैं उस पुलिस स्टेशन को सलाम पेश करता हूँ, उस SHO सोबत खान को जो सारी रात उनसे लड़ता रहा, लेकिन साफ जाहिर है वो ज्यादा थे तादाद में, उसके बाद उन लोगों को अगवा करके ले गए, फिर सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी लाशें को। सो द डायमेंशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इस डायमेंशन के अंदर पाकिस्तान आर्मी इसलिए इन्वॉल्व है कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये थ्रेट खत्म नहीं हो सकता। अब इसीलिए हमारे यहाँ आर्मी के सिस्टम में आप रोटेशन करते हैं, यूनिट्स जाती हैं 2 साल रोटेट होकर पीछे आती हैं, लेकिन वो चैलेंज खत्म नहीं हो रहा। इसीलिए एयरफोर्स आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप जाके अफगानिस्तान के अंदर टारगेट को हिट करते हैं, आप सर्वेलेंस उसकी कर रहे हैं। तो बात यह है कि इस तमाम चीजों में हमें अपनी पुलिस की कैपेबिलिटी को डेवलप बिल्कुल